एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था कि वांगशन की शादी हो गई थी, बट एक दूसरे को पता ही नहीं था कि उन दोनों की शादी हो गई है। बट जब विंग ने वांगजी का नाम सुना था तो एक पल के लिए उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि उसे अपने होने वाले हस्बैंड का नाम ही नहीं पता था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो इंसान है कौन, कहाँ का है, कैसा दिखता है, कुछ भी नहीं। बस उसके ग्रैंडफादर ने उसकी शादी कर दी। असल में जब विंग घर वापस आया था तो उसके ग्रैंडफादर ने विंग को बहुत ज़्यादा सुनाया था, बहुत ज़्यादा डांटा भी था, और साथ में उन्होंने विंग को धमकी दे दी थी कि अब तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, वहाँ चले गए, तुम्हें हमारे हमारी ज़रा सा भी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अब कुछ भी नहीं सुनेंगे हम। अब तुम्हारी मर्जी को हम बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। तुमने अपनी मर्जी का कर लिया, अब तुम हमारी मर्जी का करोगे। तुम मेरे दोस्त के ग्रैंड चाइल्ड से शादी करोगे। ये सुनकर विंग ने बहुत बार बोला था कि उसे शादी नहीं करनी, उसे अभी फ्री रहना है, अपनी लाइफ को जीना है। बट ग्रैंडफादर ने साफ साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, अब तुमने अपनी मनमानी कर ली है, अब तुम्हारी शादी होके ही रहेगी। इतने सारे अल्फाओं के बीच में रह के आए हो, क्या पता किसी को अगर पता चलेगा तो वो कैसी कैसी बातें करेंगे। अगर किसी को पता चलेगा कि तुम पूरा 1 महीना अल्फाओं के बीच में रह के आए हो तो हमारी नाक कट जाएगी। उससे अच्छा है कि हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। ये सुनकर विंग रोते हुए मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, उसकी शादी मत करवाओ, शादी के बाद उसकी फ्रीडम चली जाएगी। बट बिल्कुल भी ग्रैंडफादर नहीं मानते। वो तो जबकि विंग को समझाने लगते हैं कि बिल्कुल भी शादी के बाद फ्रीडम नहीं जाती है। ओमेगाओ को हमेशा ही घर पे रहने के लिए ही बनाया गया है। ओमेगाओ को घर संभालने के लिए ही बनाया गया है। तो तुम भी एक ओमेगा हो। ओमेगा हो तो घर ही संभालोगे, ना कि युद्ध भूमि में जाओगे। युद्ध भूमि में हमेशा अल्फा और बीटा जाते हैं क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, और ओमेगा वीक होता है। ओमेगा सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है। इस बात को सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। दुनिया भर वाले कुछ भी कहे, बट उसके ग्रैंडपा भी यही मानते हैं कि ओमेगा सिर्फ बच्चे के लिए होते हैं। विंग को रोना आ गया था। वो चिल्लाता है कि ओमेगा सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता है। ओमेगा भी पावरफुल होते हैं, जितने अल्फा होते हैं पावरफुल उतना ही ओमेगा होता है। एक बार ओमेगा को चांस मिले ना तो वो अल्फा को भी अपने कदमों पे गिरा सकता है। ये सुनकर ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया था और उन्होंने विंग पे हाथ उठा दिया था, क्योंकि पुराने ज़माने में रूढ़ी रूढ़िवादी परंपरा चलती थी। पुराने ख्याल ये रहते थे, हमेशा ही लड़कियों को घर पे ही रखा जाता था और लड़कियों को लड़कों के मतलब लड़कों के सामने मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना रहता था। और यहाँ तो विंग एक लड़की ही मान लो, एक ओमेगा है वो। एक ओमेगा के कायदे कानून होते हैं। पुराने ज़माने में ओमेगाओं को बिल्कुल भी या लड़कियों को बिल्कुल भी वो सम्मान नहीं मिलता था, वो अधिकार नहीं मिलता था। इसीलिए ग्रैंडफादर को भी गुस्सा आ गया था। ग्रैंडफादर भी पुराने ज़माने के ही हैं, इसीलिए उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि विंग ये सब हरकतें करे, और साथ में वो उनसे ज़ुबान भी लड़ाए। वो विंग को सिखाना चाहते थे कि कभी भी बड़ों के सामने आवाज़ ऊंची नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने विंग को थप्पड़ मार दिया और यहाँ तक ये कह दिया था कि विंग को पूरे 1 दिन खाना नहीं दिया जाएगा। विंग चिल्ला रहा था कि उससे शादी नहीं करनी, उससे शादी नहीं करनी। बट उसके ग्रैंडफादर ने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे रूम में ले जाकर बंद कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ सर्वेंट को भी बोल दिया था कि विंग पे नज़र रखना, वो इस रूम से बाहर निकले तो मैं तुम लोगों को खैर नहीं रखूंगा। ये सुनकर वो सर्वेंट भी डर गए थे और उन्होंने विंग के ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया था। विंग रूम से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि उसे बाहर निकालो। ग्रैंडफादर, फादर, मदर, मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ प्लीज़, ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। बट कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था, यह सुनकर भी इग्नोर कर रहा था। विंग की स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने भी विंग को लाजों से पाला था, नाजों से पाला था, और आज विंग को ऐसे देखकर उन्हें भी बहुत बुरा फील हो रहा था। वो अपने हस्बैंड को यानी कि वी चांगसी को भी समझाती है कि प्लीज़ आप जिद मत कीजिए ना, विंग की शादी इतनी जल्दी मत करवाइए। सच में
शादी के बाद उसकी फ्रीडम चली जाएगी, हमने उसे नाज़ों से पाला है, तो उसका ये सब कहना तो बनता है ना। ये बोलते हुए वो वी चांग को मनाने का ट्राई कर रही थी, बट वी चांग मिसिस वी से कहते हैं, शादी के बाद कोई भी फ्रीडम नहीं जाती है। क्या तुम्हारी फ्रीडम गई है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारा फ्रीडम चला गया है? क्या हम तुम्हें एक रूम में बांध के रखते हैं? क्या हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देते? क्या हम तुम्हें कोई भी फ्रीडम नहीं देते? कहीं अगर तुम जाना चाहो, कुछ खरीदना चाहो, तो हम क्या तुम्हें अनुमति नहीं देते? ये सुनकर मिसेस वी चुप हो गई थी। वो क्या बोले कि ये सब मिलने का मतलब ये नहीं होता कि उसे फ्रीडम मिल रही है। वो फ्रीली रहना चाहती है, उसका मतलब है कि वो अपने हिसाब से रहना चाहती है। उसे किसी की अनुमति लेनी ना पड़े। वो जहाँ मन चाहे वहाँ चली जाए। उसे जो मन करे वो खाए, जो मन करे वो पहने। सच कहे तो मिसेस वी का भी फ्रीडम शादी के बाद चला गया था, बट वो अपने अल्फा के सामने ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, इसीलिए वो चुप हो जाती है। वी चांग से मिसेस वी से कहते हैं, तुम मानती हो ना कि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। मैं विंग का भला ही चाहूँगा, और वैसे भी विंग ओमेगा है। उसे एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। और फादर ने एक ऐसे अल्फा को ढूंढा है जो विंग को फ्री रहने देगा। फादर भी विंग के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। फादर ने भी सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है। वो भी जानते हैं कि क्या विंग के लिए सही है। उन्होंने भी विंग को नाजों से पाला है, तो विंग वहाँ जाकर खुश ही रहेगा। जिस तरीके से हमने विंग को पाला है, वो भी उसी तरीके से विंग को रखेंगे। उसे वो बंधनों में बांध के नहीं रखेंगे। जिस तरीके से दुनिया करती है वैसा बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जिस क्लैन में विंग की शादी होने वाली है, वहाँ सिर्फ एक ही ओमेगा रखने का रिवाज है। दूसरे सारे जगहों में सारे अल्फा एक से ज़्यादा ओमेगा रखते हैं, बट लैन क्लैन ऐसा नहीं है। लैन क्लैन हमेशा से एक ही ओमेगा रखता आया है और एक ही इंसान को अपना प्यार मानते आया है। ग्रैंडफादर ने जानबूझकर लैन क्लैन में ही शादी तय की है, क्योंकि वो विंग को एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं। और वैसे भी अब विंग की हीट आ चुकी है, तो उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तुम जानती हो, ओमेगा का हीट आते ही 16-17 साल में ही उसकी शादी कर दी जाती है, बट अब विंग 18 साल का हो गया है। अब तो विंग की शादी हो ही जानी चाहिए। कब तक हम उसे ऐसे ही रखेंगे, कब तक? तुम्हें पता है कि ओमेगाओं को हीट में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक अल्फा के बिना। मैं अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकता। यहाँ तक कि यहाँ पर कितने सारे अल्फा हैं। क्या पता कुछ हो गया तो? उससे अच्छा है कि हम विंग की शादी करवा ही देते हैं। वो वहाँ पर फ्री रहेगा। अगर उसका अल्फा उसे सपोर्ट करेगा, तो वो युद्ध करने भी जा सकता है, क्योंकि लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मैं जानता हूँ लान वांगजी ओमेगाओं की कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो कभी भी अल्फा और ओमेगा में भेद नहीं करता है। अगर विंग की शादी उससे होगी तो मुझे पक्का यकीन है कि लान वांगजी विंग को उसका पूरा हक देगा। वो कभी भी विंग को अपने से कम नहीं मानेगा। अगर विंग ने उनसे कुछ बोला, तो वो कभी भी विंग को कुछ भी करने से मना नहीं करेंगे। ये मुझे पक्का यकीन है। ये सुनकर चांग से सरन बस एक पल के लिए, सॉरी, मिसेस वी बस एक पल के लिए वी चांगसे को देखती है, बट वो और कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो उन्हें पक्का सुना देंगे। बट वो ये भी जानती है कि विंग को किसी से परमिशन लेना पसंद नहीं है। वो फ्री रहना चाहता है, उसे किसी से परमिशन ना लेना पड़े, वो ये चाहता है। यही तो फ्रीडम होती है कि उसे किसी से परमिशन ना लेना पड़े। बट अगर आपको परमिशन लेना पड़ रहा है, तो वो कौन सी फ्रीडम है? बट फिर वो वहाँ पर बहस नहीं करती और वो फिर वहाँ से चले जाती है। उनके जाने के बाद वे चांग से अपना काम करने लग गए थे। वहीं ग्रैंडफादर भी थोड़े से परेशान थे विंग की इन हरकतों से। बट उन्होंने तो ठान ही लिया था कि विंग की शादी होगी तो लान वांगजी से, यानी कि उनके दोस्त के नेफ्यू, सॉरी, उनके दोस्त के ग्रैंडचाइल्ड से ही होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो विंग को बहुत ज़्यादा ही सम्मान देंगे। कभी भी
विंग के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, इसीलिए वो विंग की शादी लैन फैमिली में कराना चाहते हैं। बट विंग है जो मानने को तैयार ही नहीं है। ग्रैंडफादर जानते हैं कि लैन फैमिली के दोनों हायर मतलब कि सिचैन और वांगजी दोनों ही बेस्ट अल्फा हैं। बट जब उन्होंने उन दोनों की कुंडलियों को विंग की कुंडली से मिलाया तो वांगजी का कुंडली विंग के साथ परफेक्ट बैठा था। इन दोनों को सोलमेट बताया था ज्योतिषी ने, इसीलिए तो दोनों ग्रैंडपा ने डिसाइड किया था कि सिचैन के साथ विंग की रिश्ता ना करके वो वांगजी से करेंगे। नहीं तो सबसे पहले तो वो सिचैन के साथ ही वांगजी का मतलब विंग का रिश्ता करने वाले थे, क्योंकि सिचैन बड़े थे ना। बट जब उन्होंने कुंडली देखी तब उन्होंने वांगजी की शादी विंग से तय करवा दी थी। और अभी वो उसी बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे ज्योतिषी ने जो भी बोला है, अगर इन दोनों की शादी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गॉड इन दोनों के साथ है। एक दूसरे को अगर इन दोनों ने मार्क किया तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। विवुशान भी कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं और लान वांगजी भी कोई नॉर्मल अल्फा नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे तो इन दोनों की पावर एक दूसरे से मिल जाएंगी और लान वांगजी और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और विवुशान भी एक पावरफुल हायर को बर्थ देगा और इन दोनों की पावर से ही इस डीमन साम्राज्य का अंत होगा। ये बात सुनकर वो दोनों को और भी ज़्यादा खुशी मिली थी और इसीलिए और भी ज़्यादा वो लोग विंग की और वांगजी की शादी जल्द से जल्द करवाने के लिए आतुर पड़े थे, क्योंकि कुछ ही टाइम में 5 साल का ये जो टाइम है फिर से आने वाला है। असल में हर 5 साल में इन आयरन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस इन आयरन की पावर से बहुत सारे डीमन आकर्षित होते हैं और फिर बड़े से बड़े डीमन भी उनकी तरफ आ जाते हैं, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ जाते हैं और फिर वो हाहाकार मचा देते हैं सभी तरफ। बस बहुत ज़्यादा ही आतंक मचा देते हैं और इसी आतंक को रोकने के लिए जितने भी कल्टीवेटर हैं वो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि दिन ब दिन इनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। यहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर मरते हैं, इसी वजह से जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी। इसी कारण से तो कई सारे कल्टीवेटर्स ने अपना कल्टीवेशन का पावर ही खो दिया है, जिसमें से ग्रैंडपा लैन भी है और यहाँ तक कि हमारी ग्रैंडपा वी भी है। उन्होंने भी अपनी कल्टीवेशन की पावर खो दी है इसी युद्ध में। हमारी वी चांगसे ने भी बहुत ज़्यादा ही लड़ाई किया था, जिस वजह से उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। उनको भी अपनी बॉडी में वीकनेस फील होती है। जिस तरीके से वो पहले एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर थे, वो अब उस तरीके से कल्टीवेटर नहीं है। इसीलिए तो नए नए कल्टीवेटर्स को इंगेज किया जाता है, नए नए कल्टीवेटर्स को लाया जाता है, उनको पावर सिखाई जाती है ताकि वो डीमंस के आगे लड़ सके। पुराने कल्टीवेटर्स भी है बट वो उतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि जब भी वो डीमंस से लड़ाई करते हैं तो उनकी पावर कहीं न कहीं ढलती जाती है, कहीं न कहीं वो ख़राब होती जाती, कहीं न कहीं वो चली जाती है। इसीलिए जो पुराने कल्टीवेटर्स हैं, वो उनका साथ नहीं दे सकते। बट हाँ, वो अपने पावर को सिखा सकते हैं, अपने पावर के बारे में बता सकते हैं दूसरों को, ताकि वो भी अपने पावर को बढ़ा सके। और इसीलिए जितने भी कल्टीवेटर्स पुराने थे, वो नए-नए को सिखाते हैं। सिचैन ने भी एक बार डीमन वर्ल्ड से लड़ाई की है, डीमन से लड़ाई किया है, मतलब नॉर्मल डीमन नहीं, पावरफुल डीमन से लड़ाई की है। इन आयरन के जो प्रभाव से आकर्षित होते थे बड़े बड़े डीमंस, उनसे लड़ाई की है। उसमें सीजन भी घायल हुए थे, जिस वजह से सीजन कभी भी बाप नहीं बन सकते। इसीलिए तो सारा जिम्मेदारी वांगजी पे आ गया है। वांगजी लैन फैमिली का हायर ला सकता है, इसीलिए सभी लोग वांगजी के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है और इसीलिए ग्रैंडफादर ने वांगजी की शादी उसके मनपसंद के बीटा से नहीं, एक ओमेगा से करवाई है। दुनिया में कोई भी ओमेगा हो, वांगजी की वो शादी करवा देंगे, बट एक बीटा से नहीं, क्योंकि एक वांगजी ही तो है जो उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है। अगर वांगजी ने भी एक बीटा से शादी कर ली तो उनका आगे का पीढ़ी क्या होगा, उनकी क्या होगी। इसीलिए
उन्होंने वांग जी की बात ना मानते हुए वांग जी की शादी एक ओमेगा से करवा दी। बट उन्हें क्या पता था कि वांग जी जिस बीटा की बात कर रहा है वो भी एक ओमेगा ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग बहुत दिनों तक शादी के लिए मना कर ही रहा था, यहाँ तक कि उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। ग्रैंडफादर विंग के पास आते हैं, विंग को समझाते हैं। पहले तो वो विंग को प्यार से समझा रहे थे, बट जब विंग नहीं मानता तो फिर ग्रैंडपा ने इमोशनल ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया था, ये कहकर कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। और विंग अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने भी हामी भर दी थी। ग्रैंडफादर ने विंग को बताना चाहा कि उसकी शादी किससे हो रही है, यहाँ तक कि उसने फ़ोटो भी दिखाना चाहा, बट विंग ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो शादी कर रहा है ना, उसकी मर्ज़ी नहीं है इसमें, फिर भी वो शादी कर रहा है। अगर वो फ़ोटो देख लेगा तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, नाम पता चल जाएगा तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर विंग को पसंद नहीं आए तो विंग की शादी नहीं होगी, तो रहने ही दीजिए ये फॉर्मेलिटी। ये बोलकर वो नाराज़ होकर वहाँ से चला गया था। ग्रैंडपा अपना सर शेक करते हैं, बट वो एक बात के लिए थैंक्स थे कि विंग ने कम से कम हामी तो भर दी। और फिर ये बात उन्होंने अपने दोस्त को बताई थी। उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बट वांग जी की वांग जी की हरकतों से वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि वांग जी कैसे एक बीटा को ढूंढ रहे पागलों की तरह। उन्होंने जब वांग जी की शादी तय कर दी है तो वांग जी को क्यों एक बीटा को ढूंढना पड़ रहा है, वो क्यों पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, यही बातें सोचकर उन्होंने वांग जी को भी डांटा था। और फिर उन्होंने वांग जी की भी शादी तय कर दी थी। उस तरफ की बातें तो आपको पता ही है। अब हम इस तरफ की बातें देखते हैं। ग्रैंडफादर विंग से मिलने आते हैं। विंग पहले मिलना नहीं चाहता था, बट कहते हैं ना कि लड़कियां और ओमेगा घर की इज्जत होती है। अगर विंग मिलने नहीं आएगा तो घर की इज्जत चली जाएगी, इसीलिए विंग अपने दिल पे पत्थर रख के उनके सामने आता है। विंग ने अभी भी अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था। ये देखकर ग्रैंडफादर लैन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि विंग बहुत ज़्यादा संस्कारी है। वो विंग को आशीर्वाद देते हैं, कुछ गहने देते हैं, कुछ तोहफे देते हैं, और वो विंग को कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम हमारी लैन फैमिली में आओगे तो हम तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ये सुनने के बाद भी विंग ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका मन ही नहीं था कुछ बोलने का। बट जब ग्रैंडफादर वी देखते हैं कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना ही उन्हें थैंक्स बोल रहा है, तो ग्रैंडफादर विंग को कहते हैं, विंग उन्हें शुक्रिया अदा करो। ये सुनकर विंग ने फिर ग्रैंडफादर लैन को शुक्रिया अदा किया था। फिर ग्रैंडफादर लैन वहाँ पर रहते हैं। वो विंग को कहते हैं कि हम देखें तो ज़रा कि तुम कैसा खाना बनाते हो। ये सुनकर विंग अपनी हाथों की मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं है। हाँ, वो एक ओमेगा है, हाँ उसे सिखाया गया था खाना बनाना, बट विंग ने ज़रा सा भी उसमें ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए तो वो उतनी अच्छी से खाना नहीं बना पाता। बट हमारी मिसिस वी ने विंग को थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिए कि उसे कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए। फिर वी ने भी उसी तरीके से खाना बनाया, और ग्रैंडफादर वी ने पहले ही समझा दिया था कि ग्रैंडफादर लैन को बहुत ज़्यादा ही, मतलब कम मिर्ची वाला खाना चाहिए, यानी कि मिर्ची ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमारी मिसेस वी ने विंग को कहा था कि मिर्ची बिल्कुल भी मत डालना। विंग ने भी वैसे ही खाना बनाया था, और सभी लोग जब खाते हैं तो उन्हें टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ग्रैंडफादर लैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि विंग ने उसके मनपसंद का खाना जो बनाया था वो विंग को बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ें करते हैं। ग्रैंडफादर वी की भी तारीफ़ें करते हैं कि तुमने अपने ग्रैंड चाइल्ड की बहुत अच्छी परवरिश की है। ये बोलते हुए वो लोग हंसते हुए बातें करने लग गए थे। ऐसे उनका दिन बीत गया, फिर वो वापस चले गए थे, और उन लोगों ने शादी का डेट भी फिक्स कर लिया था। और फिर शादी वाले दिन हमारी विंग की एंट्री हुई थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसकी शादी किससे हो रही है, क्योंकि उसने नाम तो सुना ही नहीं था और ना ही देखा था। इसीलिए वो बस चुपचाप सभी कुछ कर रहा था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने जो उन्हें धमकी दी थी, दोनों के ही, वांग जी और विंग दोनों के ही ग्रैंडफादर ने उन्हें धमकी दी थी, और उसके कारण ही उन दोनों ने शादी की थी। विंग अपने मन में अपने आप से ही कह चुका था कि अब कुछ भी हो, अब तो शादी हो ही गई ना, अब विंग अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाएगा,
क्योंकि मिसेस वी ने विंग को समझाया था कि अब तुम नॉर्मल ओमेगा नहीं हो, तुम किसी की घर की अब इज्जत बन चुके हो, किसी की वाइफ बन चुके हो, किसी के क्लैन की फ्रेंड बन चुके हो। तो तुम बस अब अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें उस पूरी फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें अपने अल्फा के बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हें उस पूरे क्लैन के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी इज्जत के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम दूसरा काम करना, बिना उनकी मर्ज़ी के। और ऐसा काम तो बिल्कुल भी मत करना जिससे उनकी इज्जत जाए, उनका रिस्पेक्ट जाए। ये सुनकर विंग ने बस हामी भर दी थी। पहले वो बस अपने लिए जीता था, अब उसे पूरे घर के लिए, पूरे साम्राज्य के लिए जीना पड़ेगा। विंग तो अब पूरी तरीके से बंध चुका है, क्योंकि उसके पल्लू में अब पूरे राज्य को बांध दिया गया है, पूरे क्लैन की रिस्पेक्ट को, उसकी इज्जत को बांध दिया है। अब विंग कुछ भी करेगा तो वो सीधा उसकी घर की, सिर्फ उसके घर की नहीं, उसके ससुराल वालों की इज्जत पे भी बात आएगी, उसके मायके वालों की भी इज्जत पे आएगी। पहले तो सिर्फ विंग अपने बारे में सोचता था, अपनी फैमिली के बारे में सोचता था, अब उसे सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और यही तो होता है एक लड़की के लिए सबसे बड़ा टास्क। मतलब पहले जब वो मायके में रहती है तो वो फ्री रहती है, उसे ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है कि उसके पापा है ना, वो सबको संभाल लेंगे। बट ससुराल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पापा तो दूसरे जगह रहते हैं ना, उसकी फैमिली में सिर्फ उसका हस्बैंड है, जो अगर उसका साथ दे तो ठीक है, अगर वो नहीं देगा तब तो उसे अपना ही संभालना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर गलती से भी चूक हो गई तो ये बात उसकी फैमिली, उसकी परवरिश पे आ जाएगी। और कोई भी ओमेगा, कोई भी लड़की अपने परवरिश, अपने माता पिता के बारे में कुछ भी बात नहीं सुन सकता। और यही हालत विंग की भी है। उसे भी मिसेस वी यही समझा रही थी कि अब तुम अच्छे से रहना, संभल के रहना, जैसी हरकतें, जैसा तुम फ्री यहाँ रहते थे उस तरीके से फ्री तुम वहाँ नहीं रह सकते। भले ही कहने के लिए तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, बट तुम भी जानते हो कि शादी के बाद उतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी हमें मायके में मिलती है। तो तुम्हें बस संभल के रहना पड़ेगा। कहने के लिए सब कहेंगे कि तुम फ्री हो, तुम्हें ये इजाज़त है, तुम्हें वो इजाज़त है, बट तुम एक सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया बन जाओगे, जिसे उस पिंजरे के अलावा खुद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। अगर तुमने उस पिंजरे से निकलने की कोशिश की तो तुम्हारे परवरिश पे बात आएगी, हम पे बात आएगी, तुम्हारे फादर पे, तुम्हारे ग्रैंडफादर के परवरिश पे बात आएगी। तो तुम संभल के रहना। ये बोलते हुए उन्होंने विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाया था। विंग भी समझता था, इसीलिए उसने भी उन्हें गले लगा लिया था। क्योंकि भले ही मिसिस वी विंग की सौतेली माँ है, बट प्यार तो वो सगी माँ की तरह किया था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी विंग को समझाया था कि विंग, वहाँ जाकर अच्छे से रहना, कुछ भी ऐसा मत काम करना जिससे हमारा सर नीचे हो जाए। विंग ने भी अपना सर हिलाया था। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने ये भी बोला था कि उनकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाना, कभी भी उनको उल्टा जवाब मत देना। जिस तरीके से तुम हमारे पास आकर हमें उल्टा जवाब दे दिया करते थे, हमारे बातों को काट दिया करते थे, उस तरीके से वहाँ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुम्हारे मायके वाले नहीं। वो बिल्कुल भी तुम्हारी बदतमीज़ी को नहीं सहेंगे। ये सुनकर विंग चुप हो गया था और फिर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया था। उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे, क्योंकि अब तो विंग वहीं रहने वाला है ना, बट उसकी फैमिली नहीं रहेगी। उसकी फैमिली तो अब लैन फैमिली बन गई है। ग्रैंडफादर लैन विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि सीजन की मदर भी विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। लैन कुरैन भी विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। सीजन का भी विंग को बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। अभी भी विंग ने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था, फेस में वेल डाला हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसीलिए सीजन का भी उसे पहचान नहीं पाए थे। यहाँ तक कि विंग ने भी कुछ बोला नहीं था, जिस वजह से वो उसकी आवाज़ भी पहचान नहीं सकते थे। वांग जी बस चुपचाप खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा था। उसे तो बिल्कुल भी यहाँ खड़े रहने का मन नहीं कर रहा था, बट वो क्या करे, उसे रहना पड़ रहा था।
क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसे ही बहुत टाइम से घूरे जा रहे थे और वांग जी को अपनी फैमिली को तमाशा नहीं बनाना था, इसीलिए वो बस चुपचाप विंग के पीछे पीछे ही चले जा रहा था। उस टाइम के बाद ग्रैंडपा कहते हैं, वांग जी तुम हमारे साथ चलो। और लैंशी ये कहते हुए वो सिचन की मदर यानी कि लैन कुरैन की वाइफ को कहते हैं कि तुम विंग को वांग जी के रूम में लेके जाओ। ये सुनकर लैंशी भी अपना सर हिलाती है और फिर वो विंग को वांग जी के रूम की तरफ ले जाती है। वांग जी बस चुपचाप अपनी मुट्ठी कस के अपने ग्रैंडफादर के सामने खड़ा हुआ था। ग्रैंडफादर वांग जी को कहते, वांग जी मेरी बात तुम्हें याद है ना, तुम्हें विंग को पत्नी का अधिकार देना होगा। तुम ही हमारी फैमिली की एक ऐसी कड़ी हो जो हमारी फैमिली के वंश को आगे बढ़ा सकता है। तुम्हें पता है किसी चैन कभी भी वंश को आगे आगे नहीं बढ़ा सकता, तो तुम्हें ही हमारी वंश को आगे बढ़ाना है। तुम्हें विंग के साथ अच्छे से ट्रीट करना है, उसे ज़रा सा भी ऐसा फील नहीं करवाना है कि वो दूसरे घर से आया है या फिर वो इस घर पे पराया है। समझ गए? विंग सिर्फ तुम्हारे कारण ही इस घर पे है, तो तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देना है। ये बोलते हुए वांग जी को समझाते हैं। वांग जी भी चुपचाप हाँ में हाँ मिला रहा था, बट उसके दिल में तो था कि वो कभी भी विंग को यानी कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है, कभी भी वो उसे पत्नी का अधिकार नहीं देगा। भले ही वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, भले ही वो उसके साथ रहेगा, बट पत्नी का और एक ओमेगा का एक प्यार का अधिकार वो कभी नहीं देगा उसे। यही सोचकर वो वहाँ से अपने घर की तरफ अपने रूम की तरफ जा रहा था, बट ग्रैंडफादर वांग जी को रोकते हैं और कहते हैं, वांग जी। ये सुनकर वांग जी चुपचाप खड़ा हो जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि हमारे क्लैन में नियम है कि हम जब भी शादी करते हैं तो हमें फर्स्ट नाइट को मनाना ही पड़ता है हमारी शादी को कंज्यूम करने के लिए। ये सुनते ही वांग जी के हाथों की मुट्ठी फंस गई थी। फर्स्ट नाइट? कभी नहीं। वो विंग के अलावा यानी कि मो के अलावा किसी के साथ भी ये सब नहीं करेगा। वो मना करने वाला था, बट ग्रैंडफादर ने उसे साफ साफ कह दिया कि ऑलरेडी ही तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब बस शादी को कंज्यूम करना है। तुम्हें पता है लांस सिर्फ एक बार शादी करते हैं, तुम्हारी शादी हो चुकी है और उस बीटा को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि लैंस अपनी वाइफ के अलावा किसी और को अपने दिल पे जगह नहीं देते हैं। तुम उसे ही अपना ओमेगा बनाओगे, उसे ही अपनी वाइफ बनाओगे और उसके साथ ही अपनी फैमिली बनाओगे। मेरी बात को ध्यान रखना। ये सुनते हुए वांग जी की मुट्ठी बस बार बार कसी जा रही थी, बट वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी उसके ग्रैंडफादर किसी को इशारा करते हैं। वो उनका एक डिसिपल था। वो डिसिपल ग्रैंडफादर के पास एक कटोरा लेके आते हैं। उस कटोरे में कोई लिक्विड था। वो वांग जी को देते हुए कहते हैं, वांग जी इसे पी लो। ये सुनकर वांग जी अपने ग्रैंडफादर को देखता है और वो कंफ्यूज था कि ये क्या है। वांग जी के ग्रैंडफादर वांग जी को कहते, जो मैं दे रहा हूँ उसे चुपचाप पियो, मुझसे सवाल जवाब मत करो। तुम कब से मैनरलेस हो गए? पहले तो कभी भी हमसे ज़बान नहीं लड़ाते थे, कभी भी हमारी बातों को क्वेश्चन नहीं करते थे। हमने जो बोला तुम बस चुपचाप मान लिया करते थे। बट मुझे समझ नहीं आता कि उस बीड़ा ने तुम पे ऐसा क्या जादू किया है कि तुम पूरे बदल चुके हो। इसे बिना सवाल जवाब के पियो। ये सुनकर वांग जी अपने ग्रैंडफादर को देखता है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी और फिर गहरी सी सांस लेकर वो उस प्याले को पकड़ लेता है और फिर एक ही सांस में उस प्याले के जूस को या कहूँ तो उस लिक्विड को पी लेता है। ग्रैंडफादर वांग जी को बस देखते हैं और फिर वो वांग जी को कहते हैं, सीधा अपने रूम पे जाना और जाते साथ ही अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बर्ताव करना, बिल्कुल भी मिसट्रीट मत करना, उससे अच्छे से बातें करना और उसका वेल भी ओपन करना। ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। ग्रैंडफादर कहते, अब जाओ, बट सीधा अपने रूम पे ही जाना। ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ग्रैंडफादर बस वांग जी को जाते हुए देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी धीरे धीरे करके अपनी जिंगशी पहुँचता है। उसका सर भारी होते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अचानक से सर भारी क्यों हो रहा है। धीरे धीरे करके वो पूरा जिंगशी के पास पहुंच गया था। वो जिंगशी का डोर ओपन करता है और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, अचानक ही उसके नाक में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओमेगा फेरोमोन आती है।
जिससे वांग जी शॉक हो गया था। यहाँ तक कि उसका अल्फा भी ट्रिगर हो गया था, उसके अल्फा आइज भी बदल गए थे। वांग जी गुर्रा उठता है, वहीं विंग जो बेड पे बैठा हुआ था वो इस गुर्राहट से डर जाता है। असल में ग्रैंडफादर ने जो वांग जी को लिक्विड दिया था वो अल्फा रड को ट्रिगर करने वाला था, जिससे वांग जी अपनी चाह कर भी ओमेगा को मना ना कर सके। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने वांग जी के रूम में ऐसा कैंडल जलाया था जिससे इन दोनों के अंदर हार्मोन्स बढ़ जाए, इन दोनों की ही बॉडी रिएक्ट करे, वांग जी का अल्फा अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए और वो अपने सेंसेस में ना रहे और वो उस ओमेगा के साथ ना चाहकर भी वो सब करे जो एक अल्फा अपनी ओमेगा से चाहता है। उन्हें पता था कि वांग जी विंग को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने नेफ्यू को बहुत मतलब अपने ग्रैंड चाइल्ड को बहुत अच्छे से जानता है कि वो जो ठान लेता है ना वो करके ही रहता है। और वांग जी के फेस को देखकर उन्हें साफ साफ पता चल रहा था कि वांग जी भी वो शान को कभी भी अपनी ओमेगा के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट अगर वांग जी ने विवुशान के साथ संबंध बना लिया तो उसे विवुशान को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही सोच में ग्रैंडफादर ने इतना बड़ा कदम उठाया था। और वैसे भी ये उनके लिए कोई गलत कदम नहीं था, ये तो लैन क्लैन की पुरानी परंपरा थी जो अब मानी नहीं जाती। बट ग्रैंडफादर लैन ने वांग जी के लिए ये परंपरा फिर से लागू की। पहले ज़माने में डीमंस का बहुत ज़्यादा ही आतंक छाया हुआ था, जिस वजह से जितने भी कल्टीवेटर डीमन से लड़ने जाते थे उनकी मौत पक्की होती थी। इसीलिए वो हमेशा ही शादी पहले करवा दिया करते थे और शादी के पहली रात में वो कोशिश करते थे कि ओमेगा अपने अल्फा के चाइल्ड को कैरी कर ही ले। इसीलिए वो जानबूझकर अल्फा को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते थे जिससे वो अल्फा अपने हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले और अपनी ओमेगा के साथ वो संबंध बनाए ताकि वो पहले ही दिन में अपनी ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दे। बट धीरे धीरे ये परंपरा दबती गई, क्योंकि नॉर्मली लैन क्लैन के अल्फा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और वो एक दो बार में ही अपनी ओमेगा को प्रेग्नेंट कर देते थे और साथ ही वो कल्टीवेशन में भी अच्छे थे, जिस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया था। बट इस बार ग्रैंडफादर ने ये दवा को फिर से वांग जी को दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी अगर अपने सेंसेस में रहेगा तो कभी भी विंग के साथ फर्स्ट नाइट तो बिल्कुल भी नहीं मनाएगा। बट अगर वांग जी सेंसेस में ही नहीं रहेगा तो उसे तो विंग के साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा और वांग जी ही तो है जो उनके हायर को ला सकता है। इसीलिए उसे अपनी ओमेगा को टच करना ही पड़ेगा और अपनी ओमेगा को टच करवाने के लिए ग्रैंडफादर ने इतना बड़ा कदम उठाया। और यहीं पर ही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कल के पार्ट पे देखेंगे कि आगे होने क्या वाला है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।